अरब सागर के किनारे बसे छोटे से गांव सूरजपुर में एक गरीब मछुआरा रहता था। उसका नाम हरिदास था। उसकी पत्नी गौरी, 12 साल का बेटा चंदन और 8 साल की बेटी राधा ही उसका पूरा संसार थे। हरिदास के पास न बड़ी नाव थी न महंगे जाल। उसकी पुरानी लकड़ी की नाव कई जगह से टूटी हुई थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो भगवान का नाम लेकर समुद्र में उतर जाता और शाम को जितनी मछलियां मिलती उन्हें बेचकर घर का खर्च चलाता। लेकिन पिछले कई महीनों से समुद्र जैसे उससे नाराज था। कभी जाल खाली लौटता तो कभी इतनी कम मछलियां मिलती कि परिवार को आधा पेट खाना पड़ता। उस रात घर में केवल 2 सूखी रोटियां बची थीं। हरिदास, बच्चों ने सुबह से कुछ ढंग का नहीं खाया। घर में आटा भी खत्म हो गया है। मैं जानता हूँ गौरी, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। कल फिर समुद्र में जाऊंगा। बाबा, क्या कल गुड़ भी लाओगे? हरिदास मुस्कुराने की कोशिश करता है। हाँ बिटिया, इस बार सिर्फ गुड़ नहीं, तुम्हारी पसंद की मिठाई भी लाऊंगा। राधा खुशी से ताली बजा देती है, लेकिन गौरी जानती थी कि हरिदास ने ये बात सिर्फ बेटी को खुश करने के लिए कही है। ठंडी हवा चल रही थी। हरिदास अपनी पुरानी नाव लेकर समुद्र की ओर बढ़ा। हे प्रभु, आज मेरे बच्चों को भूखा मत सुलाना। उसने जाल समुद्र में फेंका। 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन हर बार जाल लगभग खाली निकला। हरिदास की आंखें भर आईं। क्या मेरी मेहनत में कमी है या मेरी किस्मत ही सो गई है? तभी अचानक दूर समुद्र से किसी बच्चे की आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई है? बचाओ! हरिदास चौंक गया। उसने चारों ओर देखा। लहरों के बीच एक छोटी टूटी हुई नाव डूब रही थी। उस नाव में लगभग 10-11 साल का एक लड़का बेहोशी की हालत में पड़ा था। बिना एक पल सोचे हरिदास ने अपनी नाव उसकी ओर मोड़ दी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस बच्चे की जान वो बचाने जा रहा है, वही आने वाले दिनों में उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। तेज लहरें लगातार छोटी नाव को इधर-उधर उछाल रही थीं। हरिदास ने अपनी पूरी ताकत से चप्पू चलाया। आखिरकार वो डूबती नाव तक पहुंच गया। उसने बिना देर किए बेहोश बच्चे को अपनी नाव में खींच लिया। तभी एक बड़ी लहर आई और दूसरी नाव पूरी तरह समुद्र में समा गई। हे भगवान, अगर मैं एक पल भी देर कर देता तो ये बच्चा नहीं बचता। बच्चा बेहोश था। उसके माथे पर हल्की चोट लगी थी। हरिदास ने अपनी पानी की बोतल से उसके चेहरे पर छींटे मारे। कुछ देर बाद लड़की की आंखें धीरे-धीरे खुली। मैं कहाँ हूँ? डरो मत बेटा, अब तुम सुरक्षित हो। मैं एक मछुआरा हूँ, तुम्हें समुद्र से निकाल कर लाया हूँ। लड़के ने चारों तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं कौन हूँ? हरिदास समझ गया कि शायद सिर पर लगी चोट की वजह से लड़के की याददाश्त चली गई है। वो उसे अपने घर ले आया। गौरी ने जैसे ही घायल बच्चे को देखा, तुरंत उसके लिए हल्दी वाला दूध बनाया और पट्टी बांध दी। बेचारा, भगवान जाने किस हाल में होगा। भैया, अब आप हमारे घर में रहो। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। जब गौरी उसके गले की रस्सी खोल रही थी, तभी उसे एक सोने का छोटा सा लॉकेट दिखाई दिया। उस पर एक सुंदर मुकुट बना था और नीचे एक अजीब सा राज चिन्ह उकेरा हुआ था। हरिदास, देखो, ये कोई साधारण लॉकेट नहीं है। लगता है ये बच्चा किसी बड़े घर से है।
लेकिन हरिदास ने लॉकेट वापस लड़के के गले में पहनाते हुए कहा, ये इसकी अमानत है। जब तक इसके घर वाले नहीं मिलते, इसे संभाल कर रखना होगा। अगले दिन पूरे गांव में चर्चा होने लगी। सुना है हरिदास समुद्र से एक अमीर घर का लड़का उठा लाया है। कहीं ये किसी राजा का बेटा तो नहीं? उसी समय गांव का लालची साहूकार भैरव लाल वहां पहुंचा। उसकी नजर सीधे लड़के के सोने के लॉकेट पर पड़ी। ये लॉकेट लाखों का लगता है। अगर ये मेरे हाथ लग जाए तो मेरी किस्मत खुल जाएगी। उसने मुस्कुराते हुए हरिदास से कहा, हरिदास, इस बच्चे की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। इसे मेरे हवाले कर दो, मैं इसकी देखभाल करूंगा। नहीं सेठ जी, जब तक इसके असली परिवार का पता नहीं चलता, ये मेरे घर में ही रहेगा। भैरव लाल की मुस्कान गायब हो गई। उस रात सब सो चुके थे। अचानक लड़के को एक सपना आया। वो नींद में बड़बड़ाने लगा, पिताजी, महल, सैनिक, मुझे बचाइए। हरिदास और गौरी की नींद खुल गई। गौरी, मुझे पूरा विश्वास है ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। उधर अंधेरे में भैरवलाल अपने 2 गुंडों के साथ हरिदास के घर की ओर बढ़ रहा था। उसकी नजर उस रहस्यमय लॉकेट पर थी। गांव में आधी रात का सन्नाटा था। दूर समुद्र की लहरों की आवाज और तेज हवा के झोंके सुनाई दे रहे थे। हरिदास का पूरा परिवार गहरी नींद में था। लेकिन घर के बाहर 3 परछाइयां धीरे-धीरे आगे बढ़ रही थीं। सबसे आगे था लालची साहूकार भैरवलाल और उसके पीछे उसके 2 गुंडे। याद रखना, शोर नहीं होना चाहिए। मुझे सिर्फ उस लड़के के गले का लॉकेट चाहिए। अगर लड़का जाग जाए तो उसे भी साथ ले चलना। जैसा आप कहें सेठ जी। उसी समय लड़का बेचैन होकर करवटें बदल रहा था। अचानक उसे फिर वही सपना आया। सेनापति, महल का पिछला दरवाजा बंद कर दो, दुश्मन आ गए हैं। उसकी तेज आवाज सुनकर हरिदास की आंख खुल गई। बेटा, क्या हुआ? लड़का अचानक उठ बैठा। उसका माथा पसीने से भीग चुका था। मुझे बस इतना याद है कि बहुत सारे सैनिक थे। कोई मेरा पीछा कर रहा था। फिर सब धुंधला हो गया। हरिदास कुछ सोच ही रहा था कि तभी ठक 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 खिड़की के पास हल्की सी आवाज आई। एक गुंडे ने खिड़की की कुंडी खोल दी। जैसे ही वे अंदर घुसे, राधा की नींद खुल गई। बाबा, कोई घर में है। हरिदास तुरंत उठ खड़ा हुआ। कौन हो तुम? गुंडे हरिदास पर टूट पड़े। घर के अंदर धक्का मुक्की शुरू हो गई। हरिदास के पास कोई हथियार नहीं था, फिर भी उसने पूरी ताकत से मुकाबला किया। गौरी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, बचाओ, चोर, बचाओ। इसी बीच एक गुंडा लड़के का लॉकेट छीनने लगा। लड़के को अचानक कुछ याद आया। उसने जोर से कहा, ये राज चिन्ह, ये हमारे राज्य का है। इसे कोई नहीं छू सकता। उसने पास रखा लकड़ी का डंडा उठाया और गुंडे के हाथ पर मार दिया। गुंडा दर्द से चीख उठा। तभी गांव वाले भी शोर सुनकर दौड़ते हुए आ गए। पकड़ो, चोर भागने ना पाए। ये देखकर भैरवलाल और उसके दोनों गुंडे अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। सुबह होने पर लड़का शांत बैठा था। मुझे अपना नाम पूरा याद नहीं, लेकिन लोग मुझे युवराज कहकर बुलाते थे। युवराज? हाँ, और मुझे इतना याद है कि मेरे पिताजी राजा थे। फिर महल में हमला हुआ, उसके बाद कुछ याद नहीं। हरिदास ने गहरी सांस ली। उसे अब यकीन हो चुका था कि ये बच्चा किसी साधारण परिवार का नहीं, बल्कि किसी राजघराने का है। दूसरी ओर
भैरवलाल अपने घर पहुंचा। वो गुस्से से मेज पर हाथ मारते हुए बोला, अब ये मामला सिर्फ एक लॉकेट का नहीं है। अगर ये सच में राजकुमार है तो इसके बदले मुझे बहुत बड़ा इनाम मिल सकता है या फिर बहुत बड़ी दौलत। उसने अपने सबसे खतरनाक आदमी को बुलाया। आज से हरिदास और उस लड़के पर नजर रखो। उनकी हर हरकत की खबर मुझे चाहिए। उधर हरिदास ने फैसला कर लिया था कि वो लड़के की असली पहचान पता करके ही रहेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ हरिदास उठ गया। रात भर वो सो नहीं पाया था। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, अगर ये सचमुच राजकुमार है तो इसका परिवार इसे ढूंढ रहा होगा। उसने एक छोटा सा थैला तैयार किया। उसमें सूखी रोटियां, थोड़ा गुड़, पानी की मशक और कुछ जरूरी सामान रखा। हरिदास, ये रास्ता आसान नहीं है। जंगल में डाकुओं का डर है। अगर मैं डर गया तो इस बच्चे को उसके परिवार तक कौन पहुंचाएगा? लड़का चुपचाप हरिदास के पास आकर खड़ा हो गया। मैं भी आपके साथ चलूंगा। अब तुम मेरे बेटे जैसे हो, मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? राधा दौड़कर आई और लड़के के हाथ में एक छोटा सा लाल धागा बांध दिया। भैया, ये मेरी तरफ से रक्षा का धागा है, इसे कभी मत उतारना। लड़के की आंखें नम हो गईं। दोनों पैदल चल पड़े। गांव पीछे छूट गया और सामने घना जंगल शुरू हो गया। ऊंचे ऊंचे पेड़, पक्षियों की आवाजें और बीच बीच में जंगली जानवरों के पद चिन्ह दिखाई दे रहे थे। मुझे ये रास्ता थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा है। धीरे धीरे तुम्हें सब याद आ जाएगा। चलते चलते उन्हें एक बूढ़ी औरत रास्ते के किनारे बैठी दिखाई दी। वो बहुत कमजोर लग रही थी। बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, थोड़ा पानी मिलेगा? हरिदास ने बिना सोचे अपनी पानी की मशक और आधी रोटियां उसे दे दी। अगर हमारा खाना खत्म हो गया तो? भूखे को खाना खिलाने से भगवान कभी भूखा नहीं सुलाते। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। याद रखना, आगे जब सबसे बड़ी मुसीबत आएगी तो जंगल तुम्हारी मदद करेगा। इतना कहकर वो धीरे धीरे पेड़ों के बीच गायब हो गई। लड़का हैरान रह गया, वो इतनी जल्दी कहाँ चले गए? शाम होते होते दोनों एक संकरी रास्ते पर पहुंचे। अचानक चारों तरफ से घोड़ों की टापें सुनाई दी। कुछ ही क्षणों में 10-12 डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। उनका सरदार काले कपड़ों में था। जो कुछ भी है हमारे हवाले कर दो। हरिदास ने शांत स्वर में कहा, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। एक डाकू की नजर लड़के के गले के राज चिन्ह वाले लॉकेट पर पड़ी। लॉकेट उतारो अभी। लड़के ने डरते हुए लॉकेट पकड़ लिया। नहीं, ये मेरे माता पिता की आखिरी निशानी है। डाकू आगे बढ़ा, लेकिन हरिदास बीच में खड़ा हो गया। जब तक मैं जिंदा हूँ, कोई इस बच्चे को हाथ नहीं लगाएगा। जैसे ही डाकू हमला करने वाले थे, जंगल में अचानक तेज गर्जना गूंजी। झाड़ियों से एक विशाल जंगली हाथी निकल आया। डाकुओं के घोड़े बुरी तरह घबरा गए। भागो, हाथी आ गया। कुछ ही पलों में सारे डाकू वहां से भाग खड़े हुए। हरिदास और लड़का आश्चर्य से हाथी को देखने लगे। हाथी ने दोनों की ओर शांत नजरों से देखा, फिर धीरे धीरे जंगल की भीतर चला गया। लड़के को बूढ़ी औरत की बात याद आई, जब सबसे बड़ी मुसीबत आएगी तो जंगल तुम्हारी मदद करेगा। रात होने लगी। दूर पहाड़ी पर एक विशाल किले की मीनारें दिखाई देने लगी। लड़के ने उन्हें देखते ही अपना सिर पकड़ लिया। वही महल। मुझे लगता है मेरी यादें वापस आने लगी हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उसी किले में कोई उनकी राह देख रहा था, और वो उनका मित्र नहीं बल्कि एक खतरनाक दुश्मन था।
सुबह की सुनहरी किरणें पहाड़ियों पर बिखर रही थीं। हरिदास और वो रहस्यमयी लड़का रात भर जंगल में आराम करने के बाद किले की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे किले के करीब पहुंचे, लड़के का दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे लगता है मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ। डरो मत बेटा, जो भी सच होगा आज सामने आ जाएगा। किले तक पहुंचने के लिए एक पत्थर का पुराना पुल पार करना पड़ता था। पुल के बीच में एक बूढ़ा सैनिक पहरा दे रहा था। उसने हरिदास और लड़के को रोक लिया। सैनिक की नजर जैसे ही लड़के के चेहरे और उसके गले के लॉकेट पर पड़ी, उसके हाथ कांपने लगे। ये राज चिन्ह? वो तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। क्या आप युवराज आर्यवीर हैं? लड़का चौंक गया। आर्यवीर। उसके सिर में तेज दर्द हुआ। उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली तस्वीरें आने लगीं। महल, रानी, सैनिक और एक भयानक आग। मुझे माँ की आवाज सुनाई दे रही है। आर्यवीर, भागो, महल पर हमला हो गया है। फिर एक घुड़सवार सैनिक उसे गोद में उठाकर भाग रहा था और उसके बाद समुद्र की ऊंची लहरें। लड़का घुटनों के बल बैठ गया। बेटा, क्या हुआ? मुझे लगता है मेरा नाम सचमुच आर्यवीर है। 10 साल पहले राजमहल पर हमला हुआ था। सबको लगा कि युवराज समुद्र में डूब गए। पूरे राज्य ने उन्हें मृत मान लिया। तो ये सचमुच राजकुमार हैं? बूढ़े सैनिक की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, अगर युवराज जिंदा है तो हमला किसने करवाया था? सैनिक ने चारों ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, महल में आज भी दुश्मन मौजूद हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि युवराज लौट आए हैं तो उनकी जान फिर खतरे में पड़ जाएगी। उसी समय किले की ऊंची मीनार से एक नकाबपोश आदमी दूरबीन से सब देख रहा था। उसने तुरंत एक कबूतर के साथ संदेश भेजा। युवराज जिंदा है। वो एक गरीब मछुआरे के साथ महल की ओर आ रहा है। योजना का दूसरा चरण शुरू करो। बूढ़े सैनिक ने हरिदास से कहा, मुख्य द्वार से जाना खतरे से खाली नहीं है। मेरे साथ आइए, मैं आपको एक गुप्त सुरंग से महल के अंदर ले चलता हूँ। हरिदास ने लड़के का हाथ कसकर पकड़ लिया। जो भी हो, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तीनों पहाड़ी के पीछे छिपे एक पुराने पत्थर के दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। उन्हें नहीं पता था कि उसी सुरंग में वर्षों से एक घातक जाल बिछा हुआ था और कोई उनकी हर चाल पर नजर रखे हुए था। बूढ़ा सैनिक हरिदास और आर्यवीर को लेकर पहाड़ी के पीछे बने एक पुराने पत्थर के दरवाजे तक पहुंचा। उसने दीवार पर बने शेर के निशान को दबाया। भारी पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर खूब अंधेरा था। यही सुरंग सीधे राजमहल के तहखाने तक जाती है। लेकिन सावधान रहना, वर्षों से यहाँ कोई नहीं आया। हरिदास ने मशाल जलाई और तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलते ही हरिदास को जमीन पर छोटे छोटे लोहे के निशान दिखाई दिए। वो तुरंत रुक गया। कोई भी आगे मत बढ़ना। क्या हुआ? हरिदास नीचे झुका। उसे समझ आ गया कि ये साधारण पत्थर नहीं, बल्कि दबाव पड़ते ही चलने वाला जाल था। उसने पास पड़ा एक बड़ा पत्थर उस जगह फेंका। धड़ाम! अचानक दोनों दीवारों से दर्जनों लोहे के तीर बिजली की रफ्तार से निकल पड़े। अगर तुमने हमें नहीं रोका होता तो हम तीनों यहीं मारे जाते। समुद्र ने मुझे हर खतरे को पहचानना सिखाया है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, सुरंग और गहरी होती गई। अचानक किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। कोई हमारा पीछा कर रहा है। हरिदास ने मशाल ऊंची की, लेकिन वहां कोई नहीं था।
अचानक ऊपर से एक बड़ा जाल तीनों पर गिर पड़ा। वे उसमें बुरी तरह फंस गए। 4 नकाबपोश तलवारें लेकर सामने आ गए। तुम? मैं ही हूं, लेकिन अभी मेरा नाम जानने का समय नहीं आया। इतना कहकर उसने धुएं का गोला फेंका। पूरा सुरंग धुएं से भर गया। जब धुआं छटा, वो गायब हो चुका था। जमीन पर एक सोने की अंगूठी पड़ी थी। उस पर वही राज चिन्ह बना था जो आर्यवीर के लॉकेट पर था, लेकिन उसके साथ एक काला नाग। ये निशान मैंने पहले भी देखा है। अचानक उसकी आंखों के सामने एक और याद चमकी। महल का दरबार, एक आदमी और उसके हाथ में यही अंगूठी। कुछ देर बाद वे सुरंग पार करके महल के पुराने तहखाने से होते हुए दरबार में पहुंचे। आर्यवीर दौड़कर रानी के गले लग गया। माँ, मैं लौट आया। रानी उसे कसकर गले लगाए रोने लगी। मुझे विश्वास था मेरा बेटा एक दिन जरूर लौटेगा। महल में मौजूद सेवक और बूढ़ा सैनिक भी भावुक हो गए। पिताजी! राजा ने धीरे धीरे सिर उठाया। उन्होंने आर्यवीर को देखा। कुछ पल तक वे विश्वास ही नहीं कर पाए। क्या ये सपना है? आर्यवीर दौड़कर उनसे लिपट गया। ये सब किसने किया? महामंत्री विक्रमसेन ने। विक्रमसेन को पकड़कर दरबार में लाया गया। क्यों किया तुमने ये विश्वासघात? विक्रमसेन पहले हंसा, फिर बोला, क्योंकि मुझे सिंहासन चाहिए था। मुझे लगा था कि युवराज के बिना पूरा राज्य मेरा हो जाएगा। जिसने अपने राज्य और अपने लोगों से विश्वासघात किया, उसे उसके अपराधों की सजा मिलेगी। विक्रमसेन को बंदी बनाकर कारागार ले जाया गया। हरिदास, तुमने हमें परिवार लौटाया, राज्य बचाया और अपने प्राणों की परवाह किए बिना युवराज की रक्षा की। महाराज, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अगर सच में मुझे सम्मान देना चाहते हैं तो इस राज्य के सभी गरीब मछुआरों के लिए अच्छे घर, नई नावें और उनके बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम कर दीजिए। दरबार में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर जोरदार तालियां गूंज उठीं। आज तुमने साबित कर दिया कि सच्चा महान इंसान वही है जो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीता है। गरीबी इंसान की पहचान नहीं होती। सच्ची पहचान उसके साहस, ईमानदारी, दया और त्याग से बनती है।